आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट शो में जिसका ध्येय है कि हमारे देश में हर व्यक्ति में लीडरशिप ज़रूर आए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करें। इसीलिए इस पॉडकास्ट शो में हम विभिन्न क्षेत्रों की उन कामयाब पर्सनैलिटी को बुला के आपसे रूबरू कराते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, समझते हैं कि उन्होंने ये मुकाम कहाँ तक हासिल किया। आज इसी श्रृंखला में हमारे बीच में आए हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग के एक बहुत बड़े दिग्गज जिनकी कहानी बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत इंस्पायरिंग है। तो हम स्वागत करते हैं आज हमारे इस लीडिंग लीडर्स पॉडकास्ट शो में एक और दिग्गज मिस्टर BS भंडारी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैं आज धन्य हो गया कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं और इस पॉडकास्ट का हिस्सा हूं। थैंक यू सर। भंडारी सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं मूलतः उत्तराखंड का हूं। उधम सिंह नगर जिला खटीमा तहसील में एक छोटे से गांव बंजारी फार्म में मेरा जन्म हुआ और वहीं मेरा बचपन बीता है। तो उत्तराखंड में 2 रेंज है ना सर, वो कौन सी रेंज? एक कुमाऊं, एक गढ़वाल। तो आप सर कौन सी कुमाऊं रेंज? रीजन से हूँ सर। कुमाऊं रीजन से। जी सर। तो आपका गांव पहाड़ियों पे या प्लेन में? नहीं सर, प्लेन्स है। एक्चुअली दादाजी लोग ही माइग्रेट होकर के आ गए थे। मूलतः पिथौरागढ़ से हैं हम। अच्छा, बहुत पहाड़ों पे रहते थे। जी जी सर। तो बचपन में आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और कहाँ तक हुई? सर प्राथमिकी तो गांव से हुई, बंजारी फार्म से। फिर उसके बाद में 6, 7, 8 जूनियर हाई स्कूल थोड़ा सा आगे पड़ता है, वहाँ से हुई बिछुआ, जो हमारी ग्राम पंचायत थी। उसके बाद में फिर 9, 10th मैंने सर हमारे इंटर कॉलेज जो खटीमा तहसील में पड़ता है, वहाँ से मैंने 9, 10th, 11th वहाँ से किया सर। तो ये गांव में मतलब प्राइमरी में पढ़े तो सरकारी में पढ़े या जी सर, प्राइवेट? सरकारी। सरकारी से शुरू किया और फिर थोड़ा आगे गए और फिर थोड़ा आगे गए। जी जी तो जी सारे सरकारी में जी स्कूल थे? सर, सरकारी स्कूल थे, हिंदी मीडियम थे और उस समय पर उत्तर प्रदेश बोर्ड हुआ करता था। अच्छा, आप तो उत्तर प्रदेश का जन्म है आपका, जी उत्तराखंड का सर। नहीं? जी सर, जी सर। तो कितने भाई बहन हैं आप? सर मैं 3 बहनों में अकेला भाई हूँ। 2 बहनें मेरी बड़ी हैं और एक मेरे से छोटी है। तो बड़ी बहन और एक छोटी बहन? जी, 2 बड़ी, 1 छोटी। 3 बहनों का एक भाई, बड़ा प्यार मिलता होगा अपनी बहन जी से जी आपको। सर, बहुत बहुत बहुत। तो भंडारी जी, आपके पिताजी क्या करते थे? सर पिताजी मेरे किसान भी थे और साथ के साथ में एक शुगर मिल में गार्ड की जॉब भी किया करते थे, सीजनल। जब तक गन्ना आता था तो तब तक 4 महीने 5 महीने शुगर मिल में एज ए गार्ड जॉब करते थे और बाकी मूल काम जो किसानी का था। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते? जी सर। और किसान खेती थी आपके यहाँ? जी, थोड़ा बहुत खेती थी जो पेरेंटल थी दादाजी के समय से। मदर हाउसवाइफ थी या वो भी वर्किंग थी? नहीं नहीं सर, मदर भी हाउस वाइफ ही। सर आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करी? सर 12th पास हूँ सर। तो भंडारी जी मुझे ये बताइए कि आपने सबसे पहली जॉब क्या करी, क्या कमाई का संसाधन था आपके पास सबसे पहला, सर और कब करी? मैं जब 97 में मैंने 10वीं पास की, तो उसके बाद में जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो उन गर्मियों की छुट्टी से ही मैंने एक दुकान पर, जनरल स्टोर की दुकान पर, कॉस्मेटिक की दुकान में एज ए सेल्समैन मैंने जॉब करना शुरू किया था। 97 की बात है। क्या करते थे सेल्समैन में? सर मैं कॉस्मेटिक्स की दुकान में ये जो आपके लेडीज़ों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर ये चूड़ी बिंदी वगैरह, ये सब एज ए सेल्समैन का जॉब वहाँ पे करता था। चूड़ी बिंदी बेची है आपने? जी सर, शुरुआत में? शुरुआत में। तो उसके बाद पता है कि हमें आप सेना में गए, तो सेना में कब गए? सेना में सर मैं 99 जनवरी में इनरोल हुआ था। जिस वर्ष कारगिल वॉर हुआ था उस साल में इनरोल हुआ था, जनवरी 99 में। तो भंडारी सर, जैसे हर बच्चा बचपन में एक सपना देखता है कि मैं बड़े होके ये बनूंगा, बड़े होके वो बनूंगा, पायलट बनूंगा, ये इंजीनियर बनूंगा, IAS बनूंगा, ऐसे कुछ बचपन में आपका भी कोई सपना था? जी सर, बिल्कुल। मैं बचपन से ही डॉक्टर बनने के सपने देखा करता था और इसी वजह से मैंने 9th 10th में साइंस भी लिया था और 11th में मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट चुना था। तो मैं बायोलॉजी का अच्छा स्टूडेंट रहा, तो मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो फिर लेकिन डॉक्टर क्यों नहीं बन पाए आप? सर डॉक्टर बनने के लिए शायद मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, वो वहाँ की जो आर्थिक परिस्थिति थी और जो एक मेंटोरशिप एक बड़े भाई के तौर पर या पिता के तौर पर या किसी भी अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो मुझे गाइड कर सके, तो शायद इस वजह से मैं उस जगह तक नहीं पहुंच पाया। आपकी आर्थिक परिस्थितियाँ फेवर में नहीं थी बचपन में? नहीं सर, मैंने आपको बताया था कि हमारे पिताजी खेती भी करते थे। हाँ। तो 95 में कुछ ऐसे डिस्प्यूट हुए सर, कुछ फैमिली ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, ऐसे हालात बने सर कि पिताजी को वो जो पुश्तैनी ज़मीन थी वो महज 5 लाख रुपए में सेल आउट करनी पड़ी, जिसमें कि पक्का मकान, पक्की गौशाला, ट्यूबवेल, सब कुछ था। तो हम बिल्कुल सड़क पर आ गए थे 95 में। तो उसके बाद में
सिटी में खटीमा में आकर के पिताजी ने एक छोटा सा मकान लिया, 6 कमरों का, 4 कमरे नीचे थे, 2 कमरे ऊपर थे। तो वहाँ से फिर लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा शुरू हो गया सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आर्थिक परिस्थितियां अच्छी होती जी, और आपको सपोर्ट मिलता तो यू वाज अ डॉक्टर, आप डॉक्टर जरूर बनते। डेफिनेटली सर, पढ़ाई में अच्छे थे, बिल्कुल सर। तो आर्थिक परिस्थितियों की वजह से नहीं बन पाए। जी सर। तो सेना में नौकरी करना आपकी चॉइस थी या फिर अकस्मात ही गए थे इसमें सेना में भी आप? सर, सेना में जाना मेरी मजबूरी हो गया था। ऐसा नहीं कि मैं आर्मी को एडमायर नहीं करता, मैं बहुत हमारे पूरा देश गर्व करता है उस पर, लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं थी। मैं आर्मी में जाना, मैंने आसपास देखा कि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, तो वो मेरे लिए सबसे इजी लगा, क्योंकि आसपास सभी लोग आर्मी में थे, रिश्तेदार सारे लोग आर्मी में थे। और एजुकेशन वाइज अगर मैं टेस्ट वाइज रिटर्न की बात करूं तो मेरे लिए बहुत इजी था निकालना। आईक्यू मेरा काफ़ी तेज़ था, ऐसा मैं मानता हूं। और फिजिकली मैं फिट था, मेडिकली फिट था, तो मैं बहुत अर्ली एज में सर आर्मी में इजीली मेरा सिलेक्शन हो गया था। क्या उम्र थी जब आपके? सर, मैं जब भर्ती हुआ था 16 साल 8 महीने में मैं भर्ती हो गया था। 16 साल 8 महीने? जी सर। आपको मालूम है एक बात, जी। करेक्ट यही उम्र मेरी थी जब मैं भर्ती हुआ। सर, क्या बात है सर, कितना अच्छा इत्तेफाक बना है। जी। शायद इसी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें सर मुझे मैच करती हैं सर। और नारी सर, कई बार ना बचपन में भी जीवन में कुछ ऐसी प्रेरणादायक या मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसे घटनाक्रम या कोई ऐसी स्टोरी जिंदगी में हर इंसान की होती है कि बचपन में यार वो इंस्पायर हुआ, उस प्रेरणा मिली, कोई ऐसे घटना घटी कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। तो आपके बचपन में ऐसा कुछ हुआ था? सर, मुझे इंस्पिरेशन तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कुछ ऐसे शौक से गुजरा हूँ, कुछ ऐसे हादसों से गुजरा हूँ। मुझे याद है, जो मैंने डिस्प्यूट का जिक्र आपसे किया था, तो जब हम गांव में ही रहते थे, मैं ये बात बता रहा हूँ सर आपको 95 से पहले की, तो कोई हमारे चाचा जी ही लगते हैं, तो वो सड़क पे खड़े होकर के और ड्रिंक करके और मेरे पिताजी को गाली दे रहे थे कि तेरा तो एक ही बेटा है और हम जो है कि इसे ख़त्म कर देंगे, और ऐसे वैसे करके कुछ कह रहे थे। वो चीज़ें मेरे लिए वो हादसा है, बहुतों भुलाए नहीं भूलती हैं। तो मुझे लगता था कि यार काश मुझे कोई ऐसा मौका मिल जाए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ मिल जाए कि जिससे कि मैं अपने परिवार को सशक्त कर सकूं और मैं इस दलदल से बाहर निकल सकूं। 13 साल उम्र होगी जब आपकी? जी सर। क्योंकि 95 की आप बात कर रहे हैं, 99 में आप भर्ती हुए हैं, बिल्कुल सर। 13 के करीब उम्र हो। 12-13 सर, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँगा। वो चेहरा और वो शब्द मुझे नहीं भूलते हैं सर आज तक। जिंदगी में बचपन में जब ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं कि जब आर्थिक परिस्थिति या किसी का कोई चैलेंज और हमारे परिवार की तरफ कोई उंगली उठाता है, हम पे उठाता है, तो बचपन में वैसे बच्चों को बहुत पागलपन और जोश आता है कि यार कुछ तो करना है। जी सर। ये आपके साथ भी हुआ है? बिल्कुल सर। तो भंडारी सर, सेना की नौकरी के दौरान कोई ऐसा अनुभव साझा कीजिए जब आपको महसूस हुआ हो कि यार वाकई में दिस इज अ जॉब, ये है नौकरी। कोई ऐसा गौरवपूर्ण क्षण? सर, मेरे लिए सबसे बड़ा जो गौरवमय पल था वो ये था कि 99 में जब ट्रेनिंग खत्म हुई, तब तक वैसे तो कारगिल वार समाप्त हो चुका था मई में 99 में। फिर उसके बाद में जब मेरी पोस्टिंग हुई सिपाही बनने के बाद में, तो उस समय पर हमारी यूनिट सर श्रीनगर में थी। खेरू हमारा हेडक्वार्टर था, जहाँ पर आरआर की ट्रेनिंग होती है सर। खेरू, जहाँ एक सीमेंट फैक्ट्री भी है। जी सर, बिल्कुल। और मैंने भी वहाँ राष्ट्रीय राइफल्स की ट्रेनिंग की है। अरे वाह सर। तो वहाँ सर हमारा हेडक्वार्टर था और उसके आसपास हमारी बाकी जो कंपनियां हैं वो इस्टेब्लिश थी। हमारी कंपनी खुन्मू में इस्टेब्लिश थी। मैंने ट्राल भी हमारी त्राल जगह पड़ती है। जी जी हाँ जी, जो सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी वाला जो एरिया सोफिया, पुलवामा और त्राल। सोफिया, पुलवामा और त्राल, त्राल तीनों सबसे ज्यादा सबसे ज़्यादा डेंजरस जगह थी, और इन जगहों पर सर हमारी कंपनी को जो है सर के डिप्लॉय किया गया था। बड़ा मजा आता होगा आरआर में। बहुत सर मजा। आप भी जाते थे पूरी रात को गांव में कॉर्डर लगाने? कॉर्डर लगाने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए पूरी रात, और आरओपी के लिए रोड ओपनिंग पार्टी। जी सर, आरओपी भी की है सर, पेट्रोलिंग भी की हुई है पूरी नाइट की, कॉर्डन भी लगाए हुए हैं। और जो सस्पेक्ट्स होते थे, जहाँ से लीड मिलती थी, तो उनको भी उठाया है। और वो सब सर टॉर्चर वगैरह सब मजा आता था। लेकिन मैंने भी किए। सबसे बड़ा सर जोशीला पल था वो मजा आता था, वो किक आती थी। अगर आपको मैं ये बताऊं कि मैं मेरी जिंदगी में आज क्या मिस करता हूँ, वो राष्ट्रीय राइफल के 2.5 साल मिस करता हूँ, और जीवन में मैं कुछ भी मिस नहीं करता। जी सर। तो इनकाउंटर हुए आपके कोई? नहीं सर, ऐसा संयोग नहीं बना कि कभी इनकाउंटर हुआ हो, कि कभी आमने सामने गोली चलाने का मौका लगा हो।
लेकिन हाँ वो बहुत बड़ा मतलब जो कि एक्साइटमेंट वाला फेज था सर। मेरे खूब सारे इनकाउंटर हुए, अच्छा। क्योंकि मैं भी पुलवामा में था, तो पुलवामा भी बहुत डेंजरस एरिया है और वहाँ भी बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी है। जी जी, तो आप सर कब रहे थे आरआर में? मैं 2001-2-3 में। जी, वो पीक टाइम था सर। हाँ वो लेकिन समय वो पर चीज़ मिसिंग तो है आज, बिल्कुल। चाहे कुछ भी बन गए, लेकिन वो चीज़ तो मिसिंग। बहुत। मेरी ज़िंदगी में तो वही मिसिंग है, वो आरआर के 2.5 साल, क्योंकि वहाँ मुझे ऐसा लगा था कि कुछ अलग ही काम करने के लिए जन्म मिला है। और मतलब वर्दी पहन के जो जज्बा वहाँ था, एग्जैक्टली सर, क्या क्या आप मतलब मेरे अभी भी गूज बम्स उठ रहे हैं सर, वो वर्दी वो पहनने के नहीं आ बाद। सकता जिंदगी में, जब कुछ भी बन जाए वो मिस होते हैं वो सर। मिस। तो कभी बॉर्डर पे भी रही आपकी पोस्टिंग? सर संसद में 2002 में अटैक हुआ था, तो उसके बाद में वो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो बिल्कुल जोश में आ गए थे। वैसे तो बहुत शांत व्यक्ति हैं ना, बोला हम नहीं छोड़ेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो पूरी सेना को सर बॉर्डर में डिप्लॉय कर दिया था। हम भी डिप्लॉय हुए। जी, तो हम जिस रेजिमेंट से आते हैं सर, मैं गार्ड रेजिमेंट का गार्ड्समैन हूँ, प्राउड गार्ड्समैन हूँ। तो हमारे पास में सर बीएमपी हैं जो रशियन इक्विपमेंट है, हाँ पता है। जो पानी में तैर भी सकता है, डेजर्ट में भी चल सकता है, पक्की सड़क कच्ची सड़क सब जगह चल सकता है। तो हमारा सर ये वाला जो पुल्लू 08 वाला एरिया था, ये हमारा बॉर्डर एरिया था। और छोटी वहाँ मारुति है वो, जी हथियारों की दुनिया की छोटी मारुति, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्विक। बीएमपी। हाँ, बस एक आदेश की जरूरत थी सर। हमारे मेजर साहब को हमारा मिला हुआ था, हमारे कंपनी को मिला हुआ था टास्क, लाहौर में एक फोर्ट अब्बास है, अच्छा, वहां अपना नाम लिख करके आ गया। लेकिन वो हुआ नहीं, चलो कोई नहीं। हुआ नहीं। अब तो फौजी तो सर जोश से भरा रहता है, बस से तो आदेश की जरूरत है, चलो वार हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं अच्छा होता, है, दोनों देश बहुत पीछे जाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, फिर आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही आर्मी में? सर 1 साल तो मेरा ट्रेनिंग में निकल गया। हमारा गार्ड रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है नागपुर कामटी में, महाराष्ट्र में। उसके बाद में सर तकरीबन 1.5 साल श्रीनगर में। उसके बाद में सर हम 1 साल उस वहाँ बॉर्डर पर पड़े रहे सर, उस एरिया में, वो जब ऑप पराक्रम उसका नाम दिया गया। फिर उसके बाद में सर 3 साल रहा सर मैं संगरूर में। तो संगरूर से मुझे मौका मिला सर सूडान जाने का यूएन मिशन के तहत। फिर वहाँ से 6 साल पठानकोट, और लास्ट के तकरीबन 1 सवा साल सर मैं कपूरथला रहा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 13.5 साल सर मेरे पंजाब में निकल गए। आधे पंजाबी हो गए होंगे। जी सर। तुसी किद्दां हो? जी सर, पंजाबी कल्चर में बहुत जो है कि एडमायर। तो आप जैसे नौकरी के दौरान सूडान गए थे, जी और यूएन मिशन के दौरान हमारे जो आर्मी पर्सन है सूडान जाते हैं, और वो भी किसी बहुत सी कंट्री में जाते हैं, जी सर। तो किस लिए जाते हैं और क्या करते हैं? और सूडान के बारे में थोड़ा अनुभव साझा कीजिए, कैसा सूडान कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, और हमारे लोग वहाँ क्यों जाते हैं यूएन मिशन के दौरान, और क्या करती है हमारी फौज में? तो सर सबसे पहले यूएन मिशन की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक पीस कीपिंग मिशन बनाया गया है कि जिस भी कंट्री में सिविल वॉर होते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं होती है, जहाँ पर लोग आपस में ही लड़ते मरते हैं, तो उन कंट्रियों में यूनाइटेड नेशन एक पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं। उस यूएन मिशन से, उस यूनाइटेड नेशन में जितने भी डिप्लोमेंट होते हैं, वो वहाँ पर सरकार स्थापित करने के लिए या शांति व्यवस्था बनाने के लिए अपने डिप्लोमेट्स को भेजते हैं। और आर्मी का ये रोल होता है सर कि जो डिप्लोमेट्स हैं, उन डिप्लोमेट्स को वहाँ के जो सिविल वार कर रहे हैं लोग, जैसे हमारे हाँ, नक्सलाइट हम कह सकते हैं उनको, समझ गया। तो वो लोग डिप्लोमेट्स को हानि ना पहुंचाए, उनका प्रोटेक्शन करना काम सर आर्मी का होता है। कैसा था सूडान, कैसे थे हम लोग वहाँ? सूडान सर अफ्रीका रीजन का एक हिस्सा है, और वहाँ सर बहुत पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। लेकिन वहाँ पर कंडीशन ये है सर कि लोगों के पास में खाने के लिए अनाज चाहे हो ना हो, AK-47 लेकिन कंधे में AK-47 कहाँ से आती है AK-47 वहाँ? सर अब ये तो बहुत बड़ा गेम है सर, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, कंट्रोवर्सी है ये कि आखिर वो वेपन आते कहाँ से हैं। खाने को पैसे नहीं, लेकिन खाने को पैसे नहीं है, लेकिन वेपन है सबके पास में है, और लाइफ की वैल्यू नहीं है सर। जैसे 2 ट्राइबल हैं, ट्राइबल्स हैं वहाँ पर, तो 2 ट्राइबल्स हैं, तो दोनों ट्राइबल्स का आपस में सर वॉर हो रहा है, लड़ाई हो रही है आमने सामने, और आमने सामने गोली होगी सर। और वो सपोज सर गार्ड नहीं लेते, वो छुपते नहीं है, दर 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 ऐसे करके गोलियां चलाते हैं सामने वाले भी। अब इसमें जो मर जाएगा सर, उसको वहीं छोड़ दिया जाएगा, उसकी डेड बॉडी भी नहीं उठाते सर वो, लेकिन AK-47 जरूर उठाएंगे वहां से और लेकर के चल जाएंगे।
और एक ही आदमी 2-2 3-3 4-4 शादियां किए हुए बच्चे। सर इनकी वो हालत थी कि हमारे कैंप में जो हम खाना बच जाता, जो वेस्ट हम डालते थे ना डस्टबिन में, सर वो डस्टबिन से खाना निकाल कर के खा जाते थे। इतनी दया आती थी सर, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे तो हम फेंसिंग से बाहर जा नहीं सकते, अपनी ड्यूटी से हम बाहर नहीं जा सकते। गरीबी क्या होती है आपने सूडान में देखा। सर बहुत मतलब भुखमरी से मर रहे सर वहाँ लोग। आज तो पता नहीं क्या स्थिति है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भगवान पूरे विश्व परमात्मा में शांति रखे, ये लड़ाई को लोग अपना बिजनेस परमात्मा में उनकी बढ़ाए। रक्षा करे। लेकिन असली गरीबी क्या होती है उस सूडान में, तो आप लोगों को डर नहीं लगता था कि उनके 47 से कभी कहीं भी चला देते हैं वो लोग। और नहीं सर, हमें कभी डर नहीं लगा उस चीज़ का। अलर्टनेस हमारे हमेशा हमारे साथ रही चारों तरफ। मान लो कि हम जिस कैंप में रह रहे हैं तो फेंसिंग है और पोस्टर्स बनी हुई हैं, तो ऑल टाइम जो है कि आपके गार्ड्स वहाँ पर खड़े हैं। हमने भी गार्ड्स की ड्यूटी दी है। जहाँ भी हम जा रहे हैं यूएन मिशन के डेलीगेट्स और लोकल ट्राइबल्स के साथ में मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी हम अलर्ट रहते थे। अटैक होते थे सर, कैंपों में भी अटैक होते हैं, वॉर भी होता है और दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन वो फौजी क्या सर जो डर गया। बिल्कुल सही बात। अच्छा ये बताओ, वहाँ पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, डॉलर में मिलते हैं, रुपयों में तनख्वाह मिलती है। जी सर, यूएन मिशन में जाने से एक बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पर जो जितने भी समय आप रहेंगे, चाहे 6 महीना रहें चाहे साल भर रहें, तो वहाँ आपको डॉलर में आपको सैलरी मिलेगी। मतलब फिर अमीर फौजी बन गए थे आप, हैं? जी सर, वापस आ गए हो तो अमीर ही आ गई होगी साथ में। बिल्कुल सर। वो मेरे लिए ज़िंदगी का दूसरा एक बहुत बड़ा पल था कि जहाँ मतलब मेरे को अपने आप को फाइनेंशियली इस्टेब्लिश करने का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे इंडियन आर्मी के थ्रू मिली। मैं देखता था जो आर्मी वाला विदेश से आता था ना, उसके कपड़े चेंज, बेल्ट चेंज, टोपी चेंज, जूते चेंज, अमीर ही दिखती थी। आते ही घर बना लेगा, जी आते सर, ही गाड़ी ले लेगा, क्योंकि अच्छे पैसे मिलते हैं। जी तो सर। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा होगा आपका। बिल्कुल सर, ये भी मुझे लगता है कि मेमोरेबल है, भूल नहीं पाओगे। डेफिनेटली सर। तो भंडारी साहब आपकी शादी कब हुई थी। सर हमारे उत्तराखंड में एक कहावत है, इधर नौकरी उधर छोकरी। तो मैं 99 जनवरी में सर इनरोल हुआ था। 26 नवंबर 2002 को 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुए थे आर्मी की सर्विस के, मेरी शादी हो गई थी। बच्चे कितने हैं अभी। सर 2 बच्चे हैं मेरे, एक गुड़िया है और एक बेटा है सर। तो बच्चे को साथ रखते थे फौज में या बच्चे दूर रहते थे। सर शुरुआती 9 साल तो बच्चे दूर रहे, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का अकेला ही बेटा हूँ। लेकिन 2011 के बाद में कुछ वाइफ को हेल्थ इश्यूज हो गए थे, दूसरा बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, तो फिर मम्मी ने फोर्सफुली मुझे कहा कि जाओ इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। जी, तो 2011 में मैं फिर वाइफ को अपने ट्रीटमेंट के लिए पठानकोट लेकर के आया, और उसके बाद में फिर 1 साल बाद में बेबी कंसीव हुआ दूसरा। अच्छा ये बताओ, जैसे आपने पहले 9 साल बच्चों के बिना एक फौजी रहता है, वो कैसे रह पाता है फौजी, मतलब इतना एक साल अपने बच्चों से दूर। याद नहीं आती थी क्या घर की। सर अगर एक लाइन में जवाब दूं तो जवाब है मजबूरी। क्योंकि आपके पास में घर चलाने के लिए जिस परिवार के साथ आप रहने की आप इच्छा रखते हो, उसी परिवार को चलाने के लिए आपको पैसा ज़रूरी है, और उसके लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं आर्मी में था तो आर्मी में रहना ज़रूरी है। अब जब देखते हैं अपने आसपास 1000 लोग हैं आर्मी में, एक रेजिमेंट में, तो सभी की हालत वही है। तो आदमी को फील नहीं होता है कि मैं 3 महीने में एक बार छुट्टी जा रहा हूँ, या पूरे साल में मुझे 3 महीने की छुट्टी मिलेगी भी नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा दुख होता है, ब्लेम गेम चलता है, छुट्टी नहीं मिल रही है, घर जाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सर एडजस्ट कर लेता है इंसान। तो हम भी सर एडजस्ट कर लेते थे। जब शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा तो तकलीफ होती थी। मम्मी जब शादी नहीं हुई थी तो मम्मी बहुत रोती थी, जब शादी हो गई तो फिर वाइफ बहुत रोती थी, फिर धीरे धीरे सर सब समझ गए, फिर बेबी हो गई, बेटी हो गई। मेरा मन नहीं करता था बेटी को छोड़ करके जाने का, तो बड़ा दर्द होता था, लेकिन सर क्या करें सर, परिवार पालना है। फौजी हिम्मत वाला हो जाता है, बस इतना पता है मुझे। जी सर। फौजी भाई वो हिम्मत आ जाती है जो शायद एक आम आदमी में कभी ना है। नहीं नहीं सर। अच्छा भंडारी जी, ये बताइए आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कैसे आए। क्या पहले से डायरेक्ट सेलिंग को जानते थे, सुना था। सर डायरेक्ट सेलिंग में आना इत्तेफाकन था। 2009 में जब मैं यूएन मिशन से आया, तो उस समय पर मेरे पास में डायरेक्ट सेलिंग का एक पहला अपॉर्चुनिटी आई, जिस